हम इन्वाइट करते हैं श्रीमान अजय जी SHO हमारे गोलूवाला थाना के, जो कि आज आपको इस एक सामाजिक कल्याण की बात बताते हुए, खास करके आपकी युवा पीढ़ी है वो अगर कहीं न कहीं बुरी आदतों से बच जाए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत ऐसे तो महोदय है। और आपको डायरेक्टर महोदय श्रीमान मोहनलाल जी साथ में जोरदार तालियों से स्वागत। पुलिस डिपार्टमेंट से महमूद सर हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विस्तृत रूप से आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज नशा मुक्ति पॉक्सो एक्ट यातायात के नियम के बारे में बताने के लिए हमारे यहाँ थाना प्रभारी अजय जी गिरधर और साथ में इनके महमूद जी हमारे यहाँ विद्यालय में पधारे हैं, तो मैं पूरी विद्यालय परिवार की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूरी जानकारी अजय जी देकर आपको बताएंगे, तो मैं इनसे आह्वान करता हूँ कि आप बच्चों को बताएं। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले स्कूल प्रशासन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने यहाँ हमें अपने बच्चों के बीच आने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं आपको जानकारियाँ दूंगा, छोटी छोटी जानकारियाँ हैं। हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं SP साहब, उनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है छात्र पुलिस पंचायत। इसके माध्यम से उनका यह कहना है कि हमें अपील करनी है उन बच्चों के सामने जो 9वीं से 12वीं के बच्चे हैं, जो युवा हो रहे हैं, जो बालिग होने की कगार पर हैं, उनसे ये अपील करनी है कि नशे से कैसे दूर रहा जाए और नशे के क्या दुष्प्रभाव हैं, नशा कैसे हमारी आदत बन जाता है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। ये जो नशा है ना, ये हम सोचते हैं ना कि भी मतलब ये एक बीमारी है। पहले तो ये फैशन से हम या फिर शौक से या किसी बुरी संगति से हमें जकड़ लेता है, फिर धीरे धीरे हम नहीं चाहते हुए भी इसको छोड़ नहीं पाते। हम चाह रहे हैं कि हमें छोड़ना है लेकिन छोड़ नहीं सकते। ये हमारे अंदर ऐसे समा जाता है, हमारी मानसिकता है ना उसको जकड़ देता है। पहले क्या होता है कि एक बच्चा दूसरे के पास गया, वहां जाकर के उसे लगता है कि यार एक बार मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरा साथी है वो क्यों वंचित रहे। उसको कहेगा यार थोड़ा सा लेके देख, चाहे वो अफीम है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो कोई शराब की बात करें, चाहे वो आजकल नए नए नशे चल रहे हैं, चिट्टा, हीरोइन, ये तो वो एक बार तो उसे आग्रह करेगा कि यार लेके देख, तू चेक तो करके देख। फिर एक बार वो चेक करेगा, दूसरी बार जब वो दोबारा कहेगा, वो कहेगा तब तो तूने लिया था, आज एक बार और लेके देख, ट्राई तो कर। फिर वो 2-3 बार लेगा तो फिर उसकी शरीर है वो डिमांड करने लग जाता है। डिमांड करने लग जाता है तो वो उसको जरूरत महसूस होती है, उसका शरीर उसको कहता है कि नहीं मेरे को उसकी आपूर्ति करनी होगी। जब वो आपूर्ति धीरे धीरे करने लग जाता है कुछ दिन तो उसके पास व्यवस्था होती है। फिर वो क्या करता है कि घर से उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं अपने जेब खर्ची के, अपने पढ़ने के लिए, ट्यूशन के लिए, अपने बाइक के लिए, अपने जो भी छोटे मोटे खर्चों को वहन करने के लिए, उनका जो उपयोग है वो उस नशे के जो आपूर्ति में लगा देता है। फिर जैसे ही वो खत्म हो जाने लगता है, उसकी शरीर की डिमांड बढ़ा देता है। फिर वो क्या करता है, अपराध की वजह से होता है। फिर वो इधर उधर से मारकाट करेगा, किससे लूट खसोट करेगा, चोरी करेगा। कुल मिला के वो उसकी छोटी सी जो गलती थी, उसकी जो एक दिन की संगति थी, उसने उसको नशेड़ी और अपराधी बना दिया। तो आदमी क्या है, आदमी की जो संगति है या फिर हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे नैतिक मूल्यों का भी पतन होता है, धीरे धीरे पतन हो रहा है, क्योंकि हमें वो संस्कार मिल ही नहीं रहे जो हमें मिलने चाहिए थे। हमें ये मोबाइल है, इसने बुरा हाल कर दिया। मोबाइल में हम ऐसा ऐसा कंटेंट देखते हैं जो कि मतलब है ही नहीं काम का, जिससे हमें बहुत कोसों दूर रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जाएंगे बच्चा यदि रो रहा है ना तो मम्मी के गिरना फोन बेटा, फिर वो बच्चा तो चुप हो जाएगा, 1 घंटा वो फोन देगा नहीं, और उस 1 घंटे में वो क्या क्या देखता है हमें नहीं पता। और वो सारी चीजें उसके मन मस्तिष्क पर ऐसे छप जाती हैं। छोटे बच्चों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, तो जब वो उस प्रकार का कंटेंट देखेगा तो निश्चित रूप से उसके मन पर, उसके दिमाग पर
वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। उसकी आदतें भी वैसी होंगी, वो जिद्दी भी हो जाएगा, उसकी शक्ति खराब हो जाएगी, उसको नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा, तो वो अपराध करने के नए नए तरीके भी सीखेगा। सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब है, किसी पे वो नई नई चीजें जिज्ञासा आएंगी उसके मन में, तो वो देखेगा तो उस वैसा करने के लिए कोशिश भी करेगा, नकल भी करेगा। तो ये जो चीजें है ना, हमें इनसे दूर रहना। आजकल ये सही है कि पढ़ाई के लिए मोबाइल की आवश्यकता है। हमें कई बार कोई चीज क्लियर करनी होती है, हमें कोई क्वेश्चन है वो उसका समाधान करना है, या कोई नया टॉपिक आ गया उसके बारे में अपनी जो वस्तु स्थिति स्पष्ट करनी होती है, तो मोबाइल की आवश्यकता रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका दुरुपयोग ही करना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी आदी हो गए यहाँ, और ये हमें ना सही रास्ते पर नहीं लेके जाता। इसके सदुपयोग खूब है, दुरुपयोग भी खूब है। तो मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि इस मोबाइल का कम से कम उपयोग करें, बहुत कम से कम करें। हमें आप इसकी जरूरत अभी तक है नहीं। कॉलेज टाइम के बाद तो फिर भी मानते हैं कि व्यक्ति का जो संपर्क है वो किसी के माध्यम से ही रहता है। आदमी कहीं जाता है तो अपनी मर्जी से चला जाता है, उस समय आप परिवार वालों से संपर्क में रहना है। या सोशल मीडिया भी आजकल ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, जरूरी भी है, उसमें भी हमें ध्यान रखना है, लेकिन उसका आदी नहीं बनना है। मेरा आपसे ये एक आह्वान है कि आप इस प्रकार की चीजों से दूर रहें, नशे की प्रवृत्तियों से दूर रहें, और अपने जीवन में टारगेट सेट करें। और अभी आपके पास समय है, आप अपने आप पर 100% दें, पढ़ाई करें, और अपने जो प्रयासों में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपने टारगेट को डिसाइड करें कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या बढ़ना है जीवन में, हमें बिजनेस करना है, हमें कोई नौकरी लगनी है, किस दिशा में, किस विभाग में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, हमारा टारगेट भी तय होना चाहिए। और इच्छा शक्ति से, पूरे जुनून से, आत्मविश्वास से लबरेज होकर हम यदि प्रयास करेंगे तो वो प्रयास है हमारे सफल होंगे। ये तो छोटी सी बात होगी अपनी। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ पोक्सो की। तो पोक्सो का नाम सुना है क्या किसी ने? कोई है एक बच्चा जो पोक्सो के बारे में कुछ बता सकता है? हमारी क्या है, सरकार के द्वारा बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया गया था, पोक्सो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ऑफेंस, मतलब बच्चों के विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं उनकी रोकथाम के लिए और उनको करने वालों को दंडित करने के लिए ये नियम बनाया गया था, जिसमें कोई भी बच्चा यदि कोई इस प्रकार के अपराधों से पीड़ित होता है, लैंगिक अपराधों में कौन कौन से अपराध आते हैं? छेड़छाड़ हो गया, उत्पीड़न हो गया, उसको गलत भाषा बोलना, अपशब्द कहना, रेप, इस टाइप के जो अपराध है ना, वो ये पोक्सो एक्ट के अंदर कवर होते हैं। तो हमारे साथ यदि इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, इसके अंदर ना लड़की और लड़की का कोई भेद नहीं है। 18 वर्ष से कम उम्र का बालक है ना, उस बालक के विरुद्ध हुआ कोई भी अपराध हो वो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो पोक्सो एक्ट में सिर्फ बालक शब्द का इस्तेमाल किया गया, स्त्री और पुरुष, महिला पुरुष का कोई भेद नहीं है इसके अंदर। तो इसकी रोकथाम करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इसके अंदर एक तो अपराध की जो पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत सरल कर दी गई है। हम किसी भी माध्यम से पुलिस को यदि रिपोर्ट करते हैं तो तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज होता है, चाहे वो आप कंट्रोल रूम के माध्यम से, चाहे वो हेल्पलाइन नंबर 181 के माध्यम से, 100 नंबर के माध्यम से, और भी कई सारी 1098 करके एक हेल्पलाइन और है। अपने भी स्कूलों में शायद सी बॉक्स तो सर, सी बॉक्स ग्रीमा पेटी, इसके माध्यम से भी अपनी बात रखते हैं। तो इसमें पंजीकरण तुरंत प्रभाव से पुलिस द्वारा किया जाता है। और ये एकमात्र अपराध है जिसके अंदर न्यूनतम सजा का प्रावधान है। और जितने भी अधिनियम है, चाहे आईपीसी है या और कोई एक्ट है, उसके अंदर न्यूनतम सजा का प्रावधान नहीं होता। न्यूनतम सजा मतलब कहीं धारा 302 हत्या का जो प्रावधान है इसके अंदर, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आजीवन कारावास तक सजा हो सकेगी। आजीवन कारावास नहीं, आजीवन कारावास तक, यानी किसी की मौत कारित कर देते हैं, मृत्यु कारित कर देते हैं तो 5 साल की सजा भी कोर्ट कर सकता है, 7 की भी कर सकता है, 3 की भी कर सकता है, 10 की भी कर सकता है और आजीवन कारावास भी कर सकता है। लेकिन जो ये पोक्सो एक्ट है ना, इसके अंदर ये प्रावधान है, इसके अंदर मिनिमम सजा का प्रावधान है। धारा 4 और धारा 6 भारत के सबसे कठोर धाराओं में से एक है। इसके अंदर न्यूनतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। यानी कोर्ट जब सजा तय करेगी ना, तो 20 साल से वो शुरू करेगी। 20 साल से लेकर आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास में भी एक शब्द लिखा हुआ है नैसर्गिक जीवन तक, यानी कि आदमी की अंतिम सांस तक उसको जेल में रहना होता है। 20 साल
से ऊपरी सजा कर सकती है कुल मिला के। और मृत्युदंड का भी प्रावधान है, धारा 6 में तो मृत्युदंड का भी प्रावधान है और खूब सारी सजाएं भी हो रही हैं। और बहुत जल्दी कोर्ट को ये केस खत्म करना होता है, कुछ ही महीनों में इसकी सुनवाई पूरी हो जाती है और इसमें जो अपराधी है उसको दंडित किया जाता है। तो इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए कौन से एक्ट बने हुए हैं। बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अभी पीछे 5-4 वर्ष पूर्व एक विभाग भी बनाया है, बाल अधिकारिता विभाग। पहले महिला और बाल विकास विभाग होता था, उसमें बच्चों का अलग कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग और महिला और बाल विकास विभाग 2 थे पहले के, तीसरा विभाग नया बना दिया बाल अधिकारिता विभाग। तो वो उसका काम है बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, बच्चों के अधिकारों से जुड़े हुए जितने भी कंटेंट है उनको प्रकाशित करना, उसको प्रसारित करना, प्रचारित करना। इसके बाद मैं तीसरी बात है करना चाहूंगा 1930 सब सुना आपने, नंबर सुना 1930 क्या है 1930 है? ध्यान में किसी को 1930 एक पोर्टल है साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम में भी हमारे साथ हो जाता है, जैसे किसी के खाते से कोई पैसे कट गए, किसी ने ओटीपी लेकर हमारा जो खाता साफ कर दिया, या कोई हमारी फेसबुक आईडी हैक कर ली, यूट्यूब हैक कर ली, हमारा कोई भी अकाउंट हैक कर लिया, हमारे अकाउंट को कोई गलत पोस्ट डाल दी, कोई अच्छी पोस्ट डाल दी। इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए ये एक पोर्टल आएगा 1930 पोर्टल। हम इस पोर्टल पर यदि अविलंब शिकायत कर देते हैं तो हमारा समाधान थोड़ा जल्दी हो जाता है। यदि इसमें घंटे 2 घंटे के अंदर शिकायत हो जाती है ना, तो जितना पैसा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ उसके वापस आने की संभावना 90 से 95% बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों के जो इस प्रकार फ्रॉड हुआ पैसा वो वापस हो रहा है। इसके अंदर जो अधिकारी है वो राजस्थान सरकार के डीजीपी रैंक का अधिकारी होता है, उसके बराबर की रैंक के अधिकारी को मनोनीत किया गया है इस पोर्टल के इंचार्ज के रूप में। और उसके पास इतनी शक्तियां होती हैं, वो जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे में तीसरे चौथे, ऐसे चयन के रूप में यदि 10 अकाउंट में भी पैसा चला गया तो वो भी दिन में मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर उन सभी खातों को ब्लॉक कर सकता है, उनकी जो चयन को रोक सकता है। इतनी उसमें पावर दी हुई है, चाहे आपके फोन पे है, चाहे वो पेटीएम है, या गूगल पे है, अमेजन पे है, जितने भी ये पोर्टल्स हैं उन सब के अंदर उसको ऑपरेट करने की, उसको प्रोसेस करने की उसको शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो इस नंबर को आप याद कर लें और अपने साथियों को भी बताएं, यदि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई साइबर क्राइम होता है तो आप 1930 पर अवश्य रिपोर्ट करें। इसके बाद अपने बात करेंगे यातायात नियमों की। यातायात नियमों में आप सब अभी कोई बालिग नहीं हुए हैं, किसी को लाइसेंस नहीं मिला मुझे लगता है, तो सर 18 साल से ऊपर का है क्या? कोई भी नहीं है, या होगा तो उसका लाइसेंस नहीं बना होगा। देखो एक तो हमें कोई भी व्हीकल रोड पर चलाना है ना, बिना लाइसेंस चलाना ही नहीं है। और फिर भी यदि हम व्हीकल पर बैठते हैं अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पिताजी के साथ, भाई के साथ, तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है। एक यदि मोटरसाइकिल पर बैठे हैं तो बिना हेलमेट के ना तो खुद बैठना है और ना ही चलाने वाले को बैठने देना है। आपको जिद करनी है नहीं आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा जल्दी। दूसरा, यदि आप कार में बैठ रहे हैं, बड़े कोई किसी व्हीकल में बैठ रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट का ध्यान रखना है, खुद भी सीट बेल्ट लगाना है और ड्राइवर को भी सीट बेल्ट लगवाना है। आपको कहना है पहले आप सीट बेल्ट लगाओ फिर आगे। इस बात के लिए आप यदि जिद करते हो, यदि 10 में से 2 बालक भी ये करके और हेलमेट लगवाने में और सीट बेल्ट लगवाने में सफल हो जाते हैं तो ये याद कि हमारी सफलता होगी कि हमने आपको कुछ सिखाया था और आपने जाके उसको अपने आप पर अप्लाई किया है। तो सीट बेल्ट लगाने से इतना फायदा होता है, आप मानेंगे नहीं। कोई भी एक एक्सीडेंट होता है ना, उस एक्सीडेंट में मौत का कारण वो एक्सीडेंट कभी भी नहीं होता। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जैसे एक कार दूसरी कार के अंदर टकराई, टकराने से क्या होगा, कार से कार टकराई, कार क्षतिग्रस्त हो जाएगी, लेकिन आदमी की मृत्यु कब होती है? न्यूटन का नियम पढ़ा हुआ आपने? न्यूटन का पहला नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम नहीं है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है और कोई गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है। हम जब चलते हैं हम जब एक गाड़ी में चल रहे हैं, जब अचानक से ब्रेक लगती है तो क्या होता है?
हम आगे की ओर झुकते हैं, क्योंकि हम उस गाड़ी के साथ हम भी गतिशील थे और ब्रेक लगने से वो गाड़ी तो रुकेगी, लेकिन हमारी गति है वो कम नहीं हुई, धीरे धीरे नियंत्रित होती है। ऐसे ही होता ना। और जब अचानक से हम स्थिर गाड़ी पर बैठे होते हैं और अचानक से क्लच छोड़ी जाती है तो हम क्या करते हैं, एकदम छोड़ी क्लच तो झटका लगता है ना हमें, तो वो उस पर ये जड़ता का नियम ही लागू होता है। तो वो नियम एक्सीडेंट के समय में लागू होता है। जैसे कि कोई कार जा रही है दूसरे व्हीकल में, वो टकराने पर क्या होगा, हम गतिशील हैं, यदि हमारे सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ ना तो हम क्या करेंगे, शीशे को तोड़कर भी हम जाके सड़क पर गिरेंगे और नीचे जाके हमारा जो सिर है या हमारे जो नाजुक अंग है वो सड़क से टकराएंगे या गाड़ी के किसी पार्ट के साथ टकराएंगे, जिससे हम चोटिल होंगे और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। यदि हमारे सीट बेल्ट लगा हुआ है तो हम बिल्कुल एकदम कस जाते हैं, हमें वो सीट बेल्ट आगे आने नहीं देता। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े एक्सीडेंट में ड्राइवर के चोटने व्यक्ति पीछे वाले कहीं खत्म हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। यदि हम सीट बेल्ट लगाते हैं तो हमें हमारी जो बचने की जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है, हमारी जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हम जीवित रह सकते हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है कि आप जब भी किसी कार पर बैठे, और आगे वाली सीट के लिए लागू नहीं होता, ये पीछे वाली सीट के लिए भी लागू होता है। पीछे वाली सीट के लिए भी आपका जो परिवहन मंत्रालय है उसके द्वारा अनिवार्य कर दिया गया कि जो कोई कार बनाने वाली, जो वाहन बनाने वाली कंपनी है, उसकी प्रत्येक सीट पर सीट बेल्ट होगा, प्रत्येक सीट पर। तो पीछे वाली सीटों में भी सीट बेल्ट होता है। आप जब भी जाएं उस सीट में से सीट बेल्ट निकालें और लगाएं, फिर अपने जो वाहन को आगे चलाने के लिए अपने ड्राइवर को, अपने परिवार के किसी जो सदस्य आपके साथ जा रहा है उसको अनुमति दें। करोगे ये सब? पक्का? ठीक है, मैं आपको उम्मीद करता हूँ। और नशे से हमें दूर रहना है, न केवल दूर रहना है, और हम आसपास के जो अपने परिवेश में जो अपने साथी हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, उन्हें जाकर टोकना भी है। इस प्रकार से कोई नशा करता है तो उसकी सूचना देनी है। सूचना कहाँ देनी है? 100 नंबर पे दे सकते हो, 181 पर दे सकते हो। इसके अलावा हमारे जिले में एक नंबर दे रखा है, वो नशे की सूचनाओं के लिए स्पेशल, मैं सबको दे दूंगा, आपके नोटिस बोर्ड पर भी लगा देंगे। तो उस नंबर पे आप सूचना दे सकते हो। कोई भी सूचना यदि आपके द्वारा दी जाती है या आपके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा दी जाती है, उसको 100% रूप से गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि वो सूचना यदि उस जो नंबर मैं दूंगा उस नंबर पे यदि आप सूचना देते हो तो वो नंबर एसपी साहब के पास रहता है, खुद के पास, उनका व्हाट्सएप नंबर है वो, उस व्हाट्सएप पर आप लिख के भेज दो। तो वो किसने भेजा है ये हमें भी नहीं बताते। हाँ, कार्रवाई हमें करनी होती है, लेकिन वो हमें भी नहीं शेयर करते कि किसके द्वारा ये सूचना दी गई है। तो गोपनीयता की जो 100% गारंटी है। और आपसे उम्मीद करता हूं यदि आपके परिवेश में आसपास कोई भी व्यक्ति है तो उसे आप समझाइश करें, उन्हें आप टोकें, इसके दुष्प्रभावों से आप अवगत कराएं, और ताकि हम निमित्त बन सके नशा मुक्ति के इस अभियान। करोगे सभी? ठीक है, थैंक यू। आपको तो सर ने बताया है, नंबर कौन सा था? 1930। क्या नंबर था पोर्टल का नाम? 1930। नशे के लिए क्या बताया आपको सर ने? नशे के लिए बताया, साइबर क्राइम के लिए बताया 1930, और नशा नहीं करने के लिए बोला आपको नहीं, आपके परिवारजन को। आप अपने दादा दादाजी हैं, पापा हैं, ताया जी, चाचा जी, कोई भी करते हो, आप उनको भी रोक सकते हो या नहीं रोक सकते? हाँ, तो आप उनको अवेयर करें कि इस नशे से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। समझ आ गई? और सर ने क्या बताया? कौन सा रूल बताया सर ने? ट्रैफिक रूल्स बताया आपको। गाड़ी के लिए क्या बोला आपको? ठीक है। तो आप में से यदि 2 बच्चे भी इस चीज को अवेयर हो जाते हैं इन चीजों के लिए, तो आई होप कि हमारा ये सक्सेस रहेगा जो हमने आज ये प्रोग्राम किया। आपका वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लैप बेटा। मेरी ओर से एंड बच्चों की ओर से थैंक यू कि आपने हमें नशे की और अवेयर किया। साइबर क्राइम जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा अवेयर हो गया है,
आप लोगों को पता है जब मम्मी पापा कई बात करते हैं तो ये इसके लिए तो आपने हमें जानकारी दी, शायद मुझे भी नॉलेज नहीं थी कि पोर्टल 9030 चल रहा है। तो हम आप इतना अवेयर करने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। थैंक यू सरकारी बारिश। एक बात रह गई थी, एक सर ने याद करवा दिया मुझे। यदि कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस समय हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। क्या जिम्मेवारी होती है? कोई हम यदि एक सड़क से जा रहे हैं और हमें दिखाई देता है कि एक्सीडेंट हो रखा है, वहां कोई व्यक्ति तो गिर पड़ा है, तो उस स्थिति में हमारा दायित्व क्या है? क्या दायित्व है? एक जना खड़ा होकर ये 3 नंबर पे लड़की बता रही थी आप हॉस्पिटल लेके गए। अरे आप यदि हॉस्पिटल लेके जाने में सक्षम नहीं है तो आप क्या करोगे? उसकी हेल्प करें। कैसे हेल्प करेंगे? सूचना दें। बेटर, थैंक यू। कितने नंबर पर कॉल करोगे? 108 एम्बुलेंस आ जाएगी ना। 108 पे भी कर सकते हो आप, 100 नंबर पे भी यदि आप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, यदि हमें दिखाई देता है कहीं एक्सीडेंट हो रखा है या हमारी आंखों के सामने हो जाता है, तो हमारे भी कुछ दायित्व है। हमारे नैतिक दायित्व तो है ही है। नैतिक दायित्व ये है, कोई व्यक्ति पीड़ा में है तो हम उसकी पीड़ा के लिए, उसके समाधान के लिए जरिया बने। हमें क्या करना है? सबसे पहले उसकी जान कैसे बचाई जा सकते, इस पर ध्यान केंद्रित करना। सबसे पहला काम हमारा ये है, यदि वो बच गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारा व्यापार में देखा जाएगा। यदि किसी की जान चली गई तो उसके बाद फिर वो लीक पीटने वाली बातें रहती हैं। जान है तो जान है। हमें सबसे पहले ये करना है कि वो मौके पर उसकी स्थिति को देखना है कि मौके पर कुछ करने की आवश्यकता है या हॉस्पिटलाइज करने से ही मदद मिलेगी। यदि आपको लगता है कि वो बिल्कुल अंतिम दौर में है, उसकी सांस जाने वाली है, तो सीपीआर यदि हमें प्रशिक्षित किया गया है तो हमें सीपीआर करना चाहिए। सीपीआर के लिए हो सकता है आपको जानकारी नहीं मिली हो, और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब सीपीआर के लिए एक इनकी जो ट्रेनिंग सेशन जरूर करवाएं। कोई भी यहाँ के डॉक्टर्स हैं या कोई नर्सेज हैं या कोई भी जो फिजियो का कोई बंदा है, उससे बुला करके सीपीआर से क्या है कि किसी व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। हमारे साथ कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, उस दौरान सीपीआर मौके पर मिल जाता है तो उसके बचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी बात, यदि हम सीपीआर देना नहीं जानते हैं या उसकी स्थिति ऐसी नहीं है तो हमें उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। यदि हमारे पास वाहन है, हम यदि सक्षम हैं, हमारे पास समय है, हमें कोई अति आवश्यक कार्य नहीं है, तो हमारा दायित्व है कि उस आदमी को वहां से उठाएं और हॉस्पिटल ले जाएं। पुलिस को सूचना दे दें। यदि हम ले जाने में सक्षम नहीं है तो कम से कम पुलिस को दें, 100 नंबर पर सूचना दे दें, 108 पर दे दें। 108 पर दे देते हो तो वो एम्बुलेंस आके उसको ले जाएगी और सही जगह उसको भर्ती करवा देगी, जिससे कि उसकी जान, उसके बचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये हमारा नैतिक दायित्व तो है ही है। इसके साथ साथ ये हमारा कानूनी दायित्व भी है, विधिक दायित्व भी है। अब कानून के अंदर 2-3 प्रकार से संशोधन कर दिए गए हैं। एक तो ये है, अब हम हमारे जो एक्सीडेंट के मुकदमे दर्ज होते थे वो आईपीसी के तहत होते थे, जिसे भारतीय दंड संहिता कहते थे, इंडियन पिनल कोड। फिल्मों में सुनते ना ताजरात हिंद, तो उसके तहत दर्ज लेते थे। अब उसको संशोधित करके केंद्र सरकार द्वारा पूरी आईपीसी को संशोधित करके नया नियम लाया गया है। उसके अंदर इस एक्सीडेंट के मामलों के संबंध में जो धाराएं हैं, इसमें संशोधन किया गया है। संशोधन करके उसमें ये कहा गया है कि पहले इसमें सजा 2 साल थी। कोई एक्सीडेंट कर देता था जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी लापरवाही से, गफलत और लापरवाही के कारण वाहन चलाते हुए उससे हुए एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप यदि कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको उसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था। अब जो नया एक्ट आया है उसके अंदर उसकी सजा को बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया। और पहले जमानती था, उसके थाने पर आके जमानत हो जाती थी, उसको गिरफ्तार करने की शक्ति हमारे पास नहीं, हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे यदि केवल लापरवाही और गफलत के कारण उसने एक्सीडेंट किया है। तो अब उसकी सजा कर दी गई 10 साल। और एक संशोधन और कर दिया गया, यदि वहां जिस व्यक्ति से एक्सीडेंट हुआ है वो उस घायल व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है या सक्षम स्तर पर वो सूचित कर देता है तो उसकी सजा उसे आधी मिलेगी। ये 5 साल है। तो ये संशोधन कर दिया गया। हालांकि इसका विरोध हो रहा है पूरे देश भर में। सरकार ने इसके एक बार क्रियान्वयन पर रोक भी लगाई है,
अभी उसको क्रियान्वित नहीं किया गया। पूरी आईपीसी जो चेंज हुई है उसे किसी भी जो प्रावधान को भी लागू नहीं किया गया, उसको विशेष रूप से उसके ऊपर एक बार सरकार की सहमति बनी है सरकार के स्तर पर, उसे एक बार क्रियान्वित नहीं किया जाए, उसका द्वारा हो सकता है रिव्यू हो। दूसरी चीज, यदि हम एक आम नागरिक के तौर पर सड़क से जा रहे हैं और हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो घायल है, उसको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो गुड सिविक्स करके एक योजना भी चलाई है सरकार ने। उसमें जो व्यक्ति हॉस्पिटल लेके जाता है उसको किसी भी प्रकार के कानूनी पकड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। उसको पुलिस कभी भी नहीं बुलाएगी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप लेके गए, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या नहीं। यदि वो अपनी इच्छा से कुछ बताना चाहे तो बता सकता है, और यदि वो नहीं बताना चाहे तो उससे पूछा नहीं जाएगा और उसको 5,000 रुपए का इनाम भी दिया जाता है। ये इनाम और प्रशस्ति पत्र जिला प्रशासन द्वारा या स्वतंत्र विभाग उसको देता है। तो ये हमारी जानकारी है। आप करोगे ना ऐसा? एक अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभाना है अपने को, सभी को करोगे सभी। और कभी भी ऐसा मत सोचना कि हम कमजोर हैं, हम कर नहीं सकते। हम सब कुछ वो कर सकते हैं जो एक आदमी ने किया है। मैन कैन डू एनीथिंग व्हाट मैन हैड डन, है ना। जो एक व्यक्ति ने आज तक किया है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। बस हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, तो आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। यस आई कैन। बराक ओबामा साहब कहते हैं ना, यस आई कैन। हमें भी एक ही बात दोहरानी, यस आई कैन। कोई भी जो लक्ष्य है वो मुश्किल नहीं होता, उसके लिए जरूरत क्या होती है? शिद्दत से अपने प्रयासों की। एक कवि की पंक्तियां सुनाता हूं आपको। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, नदियां से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींचो धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। सर, बहुत सी जानकारियां कानून से संबंधित, विधि से संबंधित आपको बताई, बच्चों को अवेयर किया, और यही वो एज है जिसमें एक अच्छी अवेयरनेस, सकारात्मक परिणाम, सोच होना जरूरी है। और ये जानकारियों से आम जन जो है, ये जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती है। जैसे कुछ पोर्टल के बारे में आपने बताया, पोक्सो के बारे में बताया, यातायात के नियम, जहां आम जन सहायता सहयोग करने की भावना तो होती है, लेकिन कुछ समय पहले तक आपने जो बताया कि कानून के पचड़े से कहीं न कहीं डर लगता था, और इसमें अगर सरकार ने कुछ रिलीफ दिया है, डिपार्टमेंट ने रिलीफ किया है, तो 100% आमजन की भावना भी रहती है कि हर एक मामले में सहयोग किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नोबल परिवार आपका हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सर का थैंक्स करें। इसके साथ नोबल परिवार की तरफ से कुछ मोमेंटोस, कुछ स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे डायरेक्टर महोदय सर श्रीमान अजय जी विजय। ये सब चित्रों महमूद जी शाला परिवार की तरफ से कुछ स्मृति चिन्ह। एक बार पुणे धन्यवाद बहुत बहुत।